आज आपके सामने आज के समाचार पत्र के महत्वपूर्ण तथ्यों एवं संकल्पना का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी साबित होंगे। जो पहला है, संयुक्त राष्ट्र से गूंजेगी भारत में महिला सशक्तिकरण की कहानी। स्थानीय प्रशासन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ते भारत के मजबूत कदमों की गूंज संयुक्त राष्ट्र के मंच पर सुनाई देगी। राजस्थान, त्रिपुरा व आंध्र प्रदेश से 2 महिला सरपंच और 1 जिला परिषद अध्यक्ष 3 मई को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित सम्मेलन में अपने अनुभव व बदलाव की कहानी सुनाएगी। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के जनप्रतिनिधि मंडल में इन 3 महिला जनप्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। सतत विकास के लक्ष्य पर भारत अस्थायी मिशन के रूप में काम कर रहा है। इनका स्थानीयकरण करते हुए 17 लक्ष्यों को 9 थीम में विभाजित किया है। इनमें से 1 महिला अनुकूल पंचायत भी है। महिलाओं के हितों की सुरक्षा और स्थानीय प्रशासन में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 29 अप्रैल से 3 मई तक न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के कमीशन ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट CPD 57 2024 में 3 मई को भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से SDG का स्थानीयकरण भारत में स्थानीय प्रशासन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका का विशेष सत्र रखा गया है। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि पंचायती राज सचिव विवेक भारद्वाज के नेतृत्व वाले इस दल में 3 महिला प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। इनमें त्रिपुरा के सिपाही जाला जिला पंचायत की अध्यक्ष सुप्रिया दास दत्ता, राजस्थान के झुंझुनू स्थित लंबी अहिर ग्राम पंचायत की सरपंच नीरू यादव और आंध्र प्रदेश के पेकरू ग्राम पंचायत की सरपंच हेमा कुमारी कुनुक को शामिल किया गया है। ये तीनों महिला बताएगी कि उनमें महिलाओं के हितों की रक्षा, उनके स्थानीय प्रशासन में सक्रियता आदि के लिए क्या क्या कदम उठाए और उनके परिणाम क्या रहे। भारद्वाज का संबोधन होगा जिसमें महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार के रणनीतिक प्रयास और सफलता का ब्यौरा रखेंगे। ये टॉपिक आपको पंचायती राज की सफलता से में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है, जर्मनी से वापस आएंगे चोल साम्राज्य के ताम्रपत्र। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान या स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे विदेशी लोग भारतीय लोग भारत से अमूल्य कला संस्कृति जो चुरा कर ले गए थे उनको धीरे धीरे वापस लाया जा रहा है। चोल साम्राज्य से जुड़े वे ताम्रपत्र देश में वापस आएंगे जो 1300 साल पुराने हैं। इन ताम्रपत्रों पर राजाज्ञा लिखी हुई है। ये जर्मनी के लाइडन विश्वविद्यालय मौजूद है। ये अंग्रेजों के शासनकाल के समय भारत से जर्मनी में ले जाए गए थे। भारत सरकार इन्हें वापस लाने के लिए गंभीर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इस पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर है चोल, देखेंगे तो चोल प्राचीन भारत का एक राजवंश था। भारत और पास के अन्य देशों में तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया था। राजा चोल उस समय के प्रतापी राजा हुए। उस समय के ताम्रपत्र है। उत्तर भारत के लोगों में चोल राजवंश को लेकर फिल्म पोनियन सेल्वन के रिलीज के बाद जिज्ञासा बढ़ी है। 2022 में यह फिल्म तमिल के अलावा हिंदी, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु में रिलीज हुई थी। चोल साम्राज्य वर्तमान भारत के तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा से लेकर मालदीव, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों तक फैला हुआ था। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि चोल साम्राज्य की स्थापना कावेरी नदी के किनारे हुई थी। चोल राजाओं का सिक्का कई देशों में चलता था। 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच चोल साम्राज्य सेना, पैसे, साहित्य, संस्कृति व कृषि में काफी तरक्की कर चुका था। चोल साम्राज्य के मशहूर शासक राजराज प्रथम ने कलिंग, सिलोन और मालदीव तक फैला दिया था। राजराज प्रथम ने चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। कांजीवरम में बनने वाले सिल्क की साड़ी, कांजीपुरम के मंदिर और तमिल संगम काल भी चोल साम्राज्य के समय में हुए थे। नेक्स्ट टॉपिक, पाकिस्तानी नौका से 86 किलो हेरोइन बरामद, 14 गिरफ्तार। एक टॉपिक आपको भारत पाकिस्तान संबंधों के बीच में जो तनाव के कारण है यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय तटरक्षक बल को ड्रग तस्करों के खिलाफ अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। उसने गुजरात तट के नजदीक एक पाकिस्तानी नौका को पकड़कर उससे 86 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है और नौका पर सवार सभी 14 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस ड्रग्स की कीमत करीब 600 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। तटरक्षक बल ने गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के साथ संयुक्त ऑपरेशन चलाकर यह सफलता पाई। इसका इस्तेमाल आप भारत पाकिस्तान संबंध में या
भारत पाकिस्तान तनाव में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, CDS के दौरे से भारत फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत। यह टॉपिक वर्तमान में बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत फ्रांस के बीच जो रक्षा संबंध या और अन्य क्षेत्रों में जो साझेदारी बढ़ रही है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान फ्रांस का दौरा करके भारत लौट आए हैं। उनके इस दौरे ने भारत और फ्रांस के बीच लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की है। साथ ही दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत किया है। जनरल अमित चौहान ने फ्रांसीसी अंतरिक्ष कमांड और लैंड फोर्सेस कमांड का दौरा किया। इसके अलावा उन्होंने इकोल मिलिट्री स्कूल में सेना और संयुक्त स्टाफ कोर्स के सैन्य छात्र अधिकारियों को संबोधित किया। यात्रा के दौरान CDS ने सैन्य उपकरणों और उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के आयुध महानिदेशक के जनरल प्रतिनिधि इमैनुअल चीवा से मुलाकात की। जनरल अनिल चौहान ने भारतीय सशस्त्र बलों की भविष्य की क्षमताओं के निर्माण के उद्देश्य से दसों एविएशन, सैफ्रॉन और नेवल ग्रुप सहित कई फ्रांसीसी रक्षा कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बातचीत की। यह बातचीत जनरल चौहान की फ्रांस के लगभग एक सप्ताह लंबी यात्रा के दौरान हुई। रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने फ्रांस की व्यापक यात्रा की, जिसने भारत और फ्रांस के बीच लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की है। उनकी बातचीत में फ्रांस से 26 राफेल जेट और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी खरीदने की भारत की योजना पर चर्चा हुई। पिछले साल जुलाई में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी रूप से निर्मित विमान वाहक INS विक्रांत पर तैनाती के लिए फ्रांस से 26 राफेल जेट की खरीद को मंजूरी दी थी। नेक्स्ट, लोकतंत्र के पर्व में IIT की डिवाइस से जागरूकता का उल्लास। इसका इस्तेमाल आप वोटिंग पैटर्न को बढ़ाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित किया है। यह 3D प्रिंटेड उपकरण बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण के अनुकूल है। इस पहल का उद्देश्य चुनाव आयोग के स्वीप, व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी सेल के सहयोग से वोटरों को जागरूक करना और उनकी भागीदारी को बढ़ाना है। यह डिवाइस लोकतंत्र के पर्व में उल्लास बढ़ाने के साथ नए वोटरों और वरिष्ठ नागरिकों को मतदान प्रक्रिया के बारे में आसानी से समझाएगी। इसके साथ ही यह डिवाइस उनकी मतदान प्रक्रिया से जुड़ी आशंकाओं को भी दूर करेगी। नेक्स्ट, पिघलते ग्लेशियर और जल प्रलय की आहट। इसका इस्तेमाल ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन आदि जगहों पर कर सकते हैं। आज हिमालय अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। एक और वह तापमान में बढ़ोतरी से हो रहे मौसम में आए बदलाव से जूझ रहा है। इस कारण सूखे के संकट का सामना कर रहा है। वहीं जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के चलते पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा, बर्फबारी व कम सर्दी से दो चार हुआ है। वही वह पर्यटन के चलते वायु प्रदूषण की समस्या से जार हो रहा है। इसमें लगातार चौड़ी हो रही सड़कों और पर्यटन के कारण बढ़ती गाड़ियों का महत्वपूर्ण भूमिका है। आर्यभट्ट प्रक्षेपण और विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल और दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा हिमालय के जटिल और प्राचीन भूभाग पर कार्बन युक्त एरोसोल के अध्ययन में यह राजफास हुआ है कि हिमालय में वायु प्रदूषण पर जीवाश्म ईंधन के जलने का काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। हिमालय अंचल में गाड़ियों की बेतहाशा कई गुना बढ़ती आबादी हवा में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी का प्रमुख कारण है। साथ ही हिमालय बस्तियां और शहरों को बोझ से अब हाँपने लगा है। वहीं ग्लोबल वार्मिंग के चलते तेजी से ग्लेशियर पिघलकर बनी झीलें जल प्रलय को आमंत्रण दे रही है। देखिए, रोकथाम के लिए प्रभावी उपायों पर दिया जाए जोर। हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर के पिघलने का दुष्प्रभाव वैश्विक स्तर पर पड़ सकता है। संभवतः यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से बेहद चिंतित है। उनकी चिंता का सबब यह है कि दुनिया के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते सदी के अंत तक हिंदू कुश हिमालयी क्षेत्र के ग्लेशियर 75% तक नष्ट हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बीते 30 साल में नेपाल की पहाड़ी से 1/3 बर्फ खत्म हो गई है। उल्लेखनीय है कि अभी कुछ समय पहले
गुटेरस ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के आसपास क्षेत्र का दौरा किया था। उस समय उन्होंने वहां के इलाकों का दौरा करने के बाद हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियरों को पिघलने से हो रहे खतरों के प्रति आगाह करते हुए कहा कि दो प्रमुख कार्बन प्रदूषकों भारत और चीन के बीच इस हिमालय क्षेत्र में स्थित नेपाल के ग्लेशियर पिछले दशक में 65% से अधिक तेजी से पिघले हैं। आज जरूरत जीवाश्म ईंधन के युग की समाप्त करने की है। ग्लेशियरों के पिघलने का मतलब है तेजी से समुद्र का बढ़ना और विश्व समुदाय पर खतरे का बढ़ना। इसका इस्तेमाल आप जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जगहों पर कर सकते हैं। नेक्स्ट, 10 वर्षों में 300 गुना बढ़ी देश में स्टार्टअप की संख्या। इसका इस्तेमाल आप इंडियन इकोनॉमी में कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद 10 वर्षों में भारत में स्टार्टअप्स की संख्या में 300 गुना की वृद्धि हुई है। 2014 में स्टार्टअप की संख्या केवल 350 थी। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और सबसे तेजी से बढ़ते यूनिकॉर्न का स्थान बन गया है। कार्मिक राज्य मंत्री ने बताया कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने देश के युवाओं को यह समझाने का प्रयास किया है कि रोजगार केवल सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री ने आजीविका के नए तरीकों को बढ़ावा दिया है जो सरकारी नौकरी की तुलना में अधिक आकर्षक हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक रूढ़िवादी और एकांत अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलकर अनुसंधान को बढ़ावा दिया है। स्पेस सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए खोले जाने के 4 वर्ष में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 1 अंक से बढ़कर 3 अंकों में पहुंच गई है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे तब भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें स्थान पर थी। 10 वर्षों से कम समय भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंच गई है। इस वर्ष उनके 4थे स्थान पर पहुंचने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। नेक्स्ट, दुर्लभ खनिजों को लेकर शिखर सम्मेलन आज से। दुर्लभ खनिज मतलब रेयर अर्थ मेटल, रेयर खनिज, रेयर मेटल। केंद्र सरकार ने दुर्लभ खनिजों को लेकर आज से 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगी। कहाँ करेगी आयोजन? नई दिल्ली में करेगी। इस बैठक में दुर्लभ खनिजों की प्रोसेसिंग के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने, जानकारी साझा करने और नवाचार को बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। यह सम्मेलन देश की तीव्र आर्थिक वृद्धि और स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों को देखते हुए आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेयर अर्थ मेटल का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो रेयर अर्थ मेटल का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। नेक्स्ट है, हिंद महासागर के गर्म होने से पड़ेंगे विनाशकारी प्रभाव अध्ययन। इसका इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण आदि मुद्दों पर कर सकते हैं। हिंद महासागर के गर्म होने से विनाशकारी प्रभाव पड़ेंगे। एक अध्ययन में दावा किया गया है कि वर्ष 2020 और 2100 के बीच हिंद महासागर में समुद्री सतह के 1.4 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने की आशंका है। इससे समुद्र जल स्तर में वृद्धि होने के साथ चक्रवात की घटनाएं बढ़ेगी, मानसून भी प्रभावित होगा। यह अध्ययन पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM के जलवायु विज्ञानी रॉक्सी मैथ्यू कोल के नेतृत्व में किया गया है। कोल ने बताया कि भविष्य तापमान में होने वाली वृद्धि परमाणु बम हिरोशिमा में हुए विस्फोट से उत्पन्न ऊर्जा के समान होगी। अध्ययन में दावा किया गया है कि हिंद महासागर के गर्म होने से समुद्री हीट वेव या समुद्र के तापमान में असामान्य रूप से अधिक रहने की अवधि के प्रतिवर्ष 20 दिन से बढ़कर प्रतिवर्ष 220 से 250 दिन होने की आशंका है, जिससे हिंद महासागर 21वीं सदी के अंत तक अस्थायी हीट वेव स्थिति के करीब पहुंच जाएगा। नेक्स्ट, रासायनिक हथियारों के रोक के लिए प्रभावी हुई संधि। 1997 आज ही के दिन पूरी दुनिया में रासायनिक हथियार संधि प्रभावी हुई थी। इसी वर्ष 24 अप्रैल को 88 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। रूस सहित कई अन्य देशों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। यह संधि विभिन्न देशों को रासायनिक हथियारों के उत्पादन और भंडारों पर रोक लगाती है। भारत और चीन के बीच हुआ पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। 1954 ईस्वी में आज ही भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के व्यापार और आपसी संबंधों को लेकर यह समझा हुआ था। इसमें 5 सिद्धांत थे। उस समय इस संधि ने भारत चीन के बीच तनाव को दूर कर दिया था। इस संधि पर हस्ताक्षर भारत की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने किए थे। नेक्स्ट,
राजा रवि वर्मा ने देवी देवताओं की तस्वीरों में फूके थे प्राण। आधुनिक भारतीय कला के जनक माने जाने वाले चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में आज ही के दिन केरल के किलीमंदुर में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से था, तो केरल राज्य से था। 7 साल की उम्र में कोयल से किलीमंदुर महल की दीवारों पर अपनी चित्रकारी कौशल का प्रदर्शन किया। वे पहले चित्रकार थे जिन्होंने भारतीय धर्म ग्रंथों, पुराणों, महाकाव्यों में दिए गए पात्रों, देवी देवताओं की कल्पना करके उनके चित्रों को शक्ल में ढाला। उनकी प्रमुख कृतियां क्या है? लेडी इन द मूनलाइट, लेडी इन द मूनलाइट है। शकुंतला और अहिल्या उनकी चर्चित कृतियां है। 1904 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कैसर ए हिंद से नवाजा था। नेक्स्ट, दुनिया भर में धूल के स्तर में आ रही है कमी। इसका इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण आदि मुद्दों पर किया जा सकता है। एक विज्ञानियों ने रेगिस्तानों के विस्तार और सिकुड़न के अलावा धूल स्तर का जलवायु परिवर्तन पर असर किया गया अध्ययन। अरब प्रायद्वीप व भारत पाकिस्तान के थार रेगिस्तान पर तूफानों के मार्ग व हवाओं के पैटर्न को बदल रही है। एक नए शोध के अनुसार आर्कटिक के गर्म होने से रेगिस्तानों पर चलने वाली हवाओं के तरीकों में बदलाव होकर दुनिया भर में धूल के स्तर में कमी आ रही है, जिससे धूल के परिवहन पर असर पड़ रहा है। मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक क्षेत्र दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है, जिससे आर्कटिक प्रवर्धन के रूप में जाना जाता है। यह प्रक्रिया पश्चिम और दक्षिण एशिया में धूल के प्रमुख स्रोतों अर्थात अरब प्रायद्वीप व भारत पाकिस्तान के बीच थार रेगिस्तानों पर तूफानों के मार्ग व हवाओं के पैटर्न को बदल रही है। हाल ही में यह शोध अल्स फ्यूचर जर्नल में प्रकाशित हुआ है। पहले किए गए अध्ययनों के अनुसार पूरे भारत, विशेष रूप से उत्तरी भारत, फारस की खाड़ी तट और मध्य पूर्व के अधिकांश हिस्सों में कम होते धूल के स्तर का डॉक्यूमेंटेशन किया गया है। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल बी मैक्लेरॉय के अनुसार नवीनतम निष्कर्षों से पता चलता है कि मानव गतिविधियों से होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि से धूल के स्तर में कमी आई है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे मनुष्य शून्य उत्सर्जन का पीछा करते हैं, इन क्षेत्रों में हवाएं उसी तरह से बहने की संभावना है जैसे वे प्री वार्मिंग से पहले चलती थी। इसलिए दुनिया भर में उत्सर्जन संबंध के साथ साथ शोधकर्ताओं ने धूल के स्तर को नियंत्रित रखने के लिए स्थानीय सरकार द्वारा मरुस्थलीकरण विरोधी उपायों को अपनाने पर जोर दिया है। मरुद्यान का विस्तार और सिकुड़न। शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन में दुनिया भर में मरुद्यान के विस्तार और सिकुड़न के रुझान को दर्शाया गया है। उन्होंने पाया कि वैश्विक स्तर पर वर्ष 1995 से 2020 तक मरुद्यानों में 2.2 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक की वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से एशिया में जानबूझकर मरुद्यान विस्तार परियोजनाओं के कारण हुआ। हालांकि शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि मरुस्थली के कारण इसी अवधि में 1.3 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक नखलिस्तान नष्ट हो गए, विशेषकर एशिया में, जिससे अध्ययन अवधि में 86,500 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। उन्होंने शुष्क भूमि क्षेत्रों के भीतर हरे वनस्पति वाले क्षेत्रों की तलाश के लिए उपग्रह डाटा का उपयोग किया और जो एक नखलिस्तान का संकेत देते थे और परिवर्तनों का विश्लेषण करते थे। नखलिस्तान क्या है बताएंगे। मरुस्थल में किसी झरने, चश्मा या जल स्रोत के आसपास स्थित एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां किसी वनस्पति के उगने के लिए पर्याप्त अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होती है। यहाँ पर एक रिपोर्ट दिया गया जो भारत और पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सदी के अंत तक हरा हो जाएगा थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। लेखकों ने कहा कि मरुद्यान में अधिकांश वृद्धि मरुद्यान के कृत्रिम विस्तार से हुई, जो भविष्य में टिकाऊ नहीं हो सकता है। उन्होंने जल संसाधन प्रबंधन में सुधार, अस्थायी भूमि उपयोग को बढ़ावा देने और जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। आकलन किया जा रहा है कि इस सदी के अंत से पहले थार रेगिस्तान हरा हो जाएगा। नेक्स्ट, पिघलते हिमनद पर तैरते खतरे। इसका इस्तेमाल आप जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण आदि मुद्दे पर कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन का संकेत अब स्पष्ट दिखने लगा। नए शोध बताते हैं कि अंटार्कटिका से हिमखंड टूट रहा है।
तापमान बढ़ने से बर्फ भी तेजी से पिघल रही है। जलवायु परिवर्तन का बड़ा संकेत संयुक्त अरब अमीरात यूएई में दिखा है। पिछले दिनों बीते 75 वर्षों में यहाँ सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। 24 घंटे में 10 इंच से ज़्यादा बारिश हुई। इस बारिश ने रेगिस्तान के बड़े भूभाग को दरिया में बदल दिया। दुनिया का सबसे व्यस्त दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जलाशय बन गया। इधर 1986 में अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ जो हिमखंड स्थिर बना हुआ था वह अब समुद्री सतह पर बहने लगा है। उपग्रह से लिए गए इन चित्रों से पता चलता है कि करीब 1 लाख करोड़ टन वजनी यह हिमखंड अब तेज हवाओं और जलधाराओं के चलते अंटार्कटिका के उत्तरी सिरों की ओर बढ़ रहा है। यह हिमखंड करीब 4000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आकार में यह मुंबई के क्षेत्रफल 603 वर्ग किलोमीटर से करीब 6 गुना बड़ा है। इसकी ऊंचाई 400 मीटर है। यह जिस महानगर की सीमा से टकराएगा वहां प्रलय आ जाएगा। अगर अंटार्कटिका का बर्फ इसी तरह पिघलती रही तो दक्षिण महासागर के चारों ओर समुद्री जल स्तर बढ़ेगा। इस कारण अन्य समुद्रों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। इन समुद्रों का जल स्तर बढ़ा तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर भी इसका असर दिखाई देगा। बर्फ के पिघलने से वायुमंडलीय परिसंचरण का स्वभाव भी बदल जाता है। अंटार्कटिका के इर्द गिर्द ही दक्षिण महासागर फैला हुआ है। धरती पर उत्सर्जित होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे बड़ी मात्रा को सोखने का काम यही महासागर करता है। नेक्स्ट है यूजीसी नेट परीक्षा का डेट बदल गया है। पहले यह परीक्षा 16 जून 2024 को आयोजित होने वाला था। परंतु अब यह परीक्षा 18 जून 2024 को होगा। इस बदलाव का प्रमुख कारण यह है कि 16 जून 2024 को पहले से ही निर्धारित संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा का प्रारंभ परीक्षा आयोजित होने वाला था। अतः अब यूजीसी नेट परीक्षा 18 जून 2024 को होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा प्लीज मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच भी इस चैनल को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।